डियर लर्नर, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक यानी कि विशेष शिक्षा प्रश्न बैंक के एमसीक्यू सीरीज 34, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे। किससे संबंधित होंगे? तो यहाँ पर केवल संबंधित लिखा हुआ है। ये आपके दिव्यांगता से संबंधित होंगे और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो थ्योरेटिकल टाइप मिलेंगे ज़्यादातर, जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कई लाइन के होते हैं, उसको पढ़ करके हम घबरा जाते हैं। तो उसी तरीके के आज आपका क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही बेहतर होंगे। इससे पहले भी 33 वीडियोज़ बनाए जा चुके हैं, आप उन्हें भी देखिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो हैं, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, तो इसलिए आप ज़रूर उन्हें पढ़ें। उन सभी वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी थ्योरी से रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ के वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी देखिए। बाकी वीडियोज़ भी बहुत जल्द मिलेंगे आपको। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ गई जिसके कारण से अन्य वीडियोज़ नहीं बन पा रही, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही बन पा रहे हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने आज का पहला सवाल। इससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड यदि चैनल में पहली बार हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के वातावरण की आवश्यकता होती है। जो यहाँ देखते हैं, जो ऐसे बच्चे होते हैं जो सोशियो इकोनॉमिक, जिनका स्टेटस क्या होता है कि अलग होते हैं, उनसे वंचित होते हैं, वो उनका जो बैकग्राउंड होता है उससे बेहतर नहीं होता ठीक। तो अगर उस तरीके के बच्चे, कक्षा के वातावरण की आवश्यकता उनको कैसे होती है, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शंस रहे। ऑप्शन ए मूल्यों और उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का उपयोग करता है। ऑप्शन बी उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। ये तो दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर हतोत्साहित करेंगे तो दिक्कत होता है ना। कभी भी डिस्करेज नहीं किया जाता है। जहाँ निगेटिव पॉइंट आ जाता है तो वहाँ अपने आप ये जुड़ जाता है कि गलत है वो ऑप्शंस। ऑप्शन सी बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। अब आप जानते हैं कि अगर क्षमताओं के अनुसार करेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, क्योंकि हमारे क्लास में क्या होता है, डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नता होती है, और किसी की क्षमता ज़्यादा है, किसी की क्षमता कम है। अगर आप ऐसे उसको अलग कर देंगे तो फिर बच्चा सीख नहीं पाएगा सही से। उसे लगेगा कि मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है, इसलिए मुझे अलग किया जा रहा है। और जब आप एक छोटे से बच्चों के ग्रुप में, समूह में अलग कर देंगे तो वो समझेगा कि मुझे सारा समाज से अलग किया जा रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड ऑप्शन डी उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ऐसा थोड़ी है कि केवल अच्छा व्यवहार सिखाता है। इसका देखते हैं सही जवाब क्या है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कि मूल्यों और उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का उपयोग करता है। क्योंकि जो बच्चे ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं तो उनका भी देखना चाहिए कि वो किस तरीके से बैकग्राउंड से हैं, उनकी कैसी भाषा है, किस तरीके से उनमें मूल्य डेवलप किया जा सकता है, आखिर उनमें किस संस्कृति में पले बड़े हैं और कैसे यहाँ की संस्कृति को सीख सकते हैं। भाषाई ज्ञान का भी उपयोग करना, तो इसलिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं। तो अप्रोप्रिएट ये है। आप जानते हैं कि बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं, आपको लगेंगे कि चारों सही हैं, लेकिन उनमें से एक ही सही होता है। फिलहाल यहाँ तो ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चों को ऐसे शिक्षक वाले स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए जो, यानी ऐसे शिक्षक वाले जहाँ पर ऐसे शिक्षक हों। देखते हैं कैसे शिक्षक हों। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस कि अपनी विविध सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्र का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित हों। बिल्कुल। ऑप्शन बी विशिष्ट व्यक्तिगत अंतर वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। ऑप्शन सी उन्हें सजातीय शिक्षार्थी बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो। सजातीय मतलब क्या होता है, एक जैसे विद्यार्थी। अगर थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा तो हेट्रोजीनियस, अगर मिलेगा तो होमोजीनियस का उल्टा होता है हेट्रोजीनियस, मतलब अलग, थोड़ा सा अलग। तो अगर विभिन्नता मिल जाएगा तो फिर उसका मतलब वो नहीं पढ़ा पाएगा।
तो यहाँ पर तो बिल्कुल ये निगेटिव पॉइंट हो गया। ऑप्शन डी, कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में उनके व्यक्तिगत अंतर के आधार पर। अरे व्यक्तिगत अंतर के आधार पर कैसे पढ़ा पाएंगे आप? अगर ऐसे पढ़ाएंगे तो आप एक अच्छे शिक्षक नहीं हैं, क्योंकि आपको जो विभिन्नता होती है उसे आप रिसोर्सेस के रूप में नहीं लेते, उसे आप संसाधन के रूप में नहीं लेते। आप जानते हैं कि हमारी क्लास में विभिन्नता वाले बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उन सब की विभिन्नताओं को साधन के रूप में समझकर हर व्यक्ति को उनसे परिचय करवा सकते हैं, तो उनसे वो सीखा जा सकता है, ना कि उन्हें अलग किया जा सकता है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कि अपनी विविध सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्र का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित, यानी कि ऐसे स्कूल में जाना चाहिए जहां पर ऐसे उपयोग किया जा सके, जो भी विभिन्न सीखने की ज़रूरत है उनको पूरा किया जा सके, ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक हो। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत अंतर करे, केवल सजातीय शिक्षार्थी बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो, व्यक्तिगत अंतर वाले बच्चों को पढ़ाए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि अति सक्रिय बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं शब्द लिखा है और ये नहीं शब्द ही हमें हमारे उत्तर को सब कुछ बदल देता है। ये आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे समझते हैं। जहाँ पर हमें देखना है कि नहीं है, ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, सीखने के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, मतलब कि अति सक्रिय बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। अब आप जानते हैं कि अगर सीखने के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करेंगे, डिफरेंट वे में अल्टरनेटिव करेंगे, तो ये तो अच्छी बात है उनके लिए। ऑप्शन बी, अपने दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि को शामिल करना। ऑप्शन सी, बेचैन होने पर उन्हें बार बार फटकारना। ऑप्शन डी, किसी कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में विभाजित करना। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बेचैन होने पर उन्हें बार बार फटकारना। अब देखिए यहाँ पर फटकारने से यहाँ पर क्या मतलब है कि रिप्रिमेंडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, तो हम इनको क्या करते हैं, फटकारना का मतलब मारना नहीं होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई हाइपर एक्टिव बच्चा है तो उसको हम सही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम उसे फटकारेंगे बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से, उसे रेस्ट ही नहीं देंगे, तो फिर उसे दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, जब भी वो ज़्यादा अनावश्यक एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें किसी न किसी काम में लगा देते हैं, ताकि काम में लगाने से क्या होता है कि वो अपनी पुरानी जो व्यवहारिक स्थिति है प्रेजेंट टाइम की तुरंत वाली, उसे भूल करके नए काम में लग जाते हैं और उन्हें एक्टिविटी ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि वो हाइपर एक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ें जैसे कक्षा में है, हाइपर एक्टिव बच्चा है, कोई व्यवहारिक बच्चा है, तो अब उसको एक टीचर बुला लेता है, चलो तुम ब्लैक बोर्ड में ये चीज़ लिखो, तुम आओ यहाँ पर ये सामान उठा लाओ। इससे क्या होता है, वो किसी अन्य काम में लग जाता है, जो अननेसेसरी वर्क है, किसी अन्य बच्चों के साथ लड़ना या अन्य एक्टिविटी है, अननेसेसरी जो बिहेव करना, वो बच जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि किसी समस्या के मूल और भिन्न समाधान के साथ आने की क्षमता किसी प्राथमिक विशेषता है। किसकी प्राथमिक विशेषता है, चलिए देखते हैं। किसी समस्या के मूल और भिन्न समाधान, मतलब जो एक प्रकार का, या यूं कहें कि क्या है, ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन। ये आपके सामने 4 ऑप्शन रहे। ऑप्शन ए, हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन के साथ ऐसा होता है। ऑप्शन बी, क्रिएटिव चिल्ड्रन के साथ। ऑप्शन सी, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। या फिर ऑप्शन डी, ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रन, मतलब ईगो होता है जिनमें बच्चों में। तो देखिए सवाल हमारा क्या है कि किसी समस्या के मूल और भिन्न समाधान के साथ आने की क्षमता। अब यहाँ पर क्या है, जब कोई चीज़ आती है नए तरीके से तो उसको हम क्या में लेते हैं, क्रिएटिविटी में लेते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। लर्निंग डिसेबिलिटी कुछ नया क्रिएटिव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद सीखने में अक्षम होते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड ऐसा होता नहीं है। ईगोसेंट्रिक को खुद में ही भैया ईगो में रहते हैं, हमें तो जो है सब वही बहुत है। तो क्रिएटिव चिल्ड्रन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों और उनकी प्राथमिक विशेषताओं का सही सुमेलित युग्म है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षार्थी है, उनकी सामने वाली विशेषताएं हैं, उनको सही सुमेलित करना है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें देखना है कि सही कौन सा है। ऑप्शन ए देखिए,
जो डिसलेक्सिक लर्नर होते हैं, यानी कि जो डिसलेक्सिया वाले लर्नर होते हैं, उन्हें क्या होता है, पढ़ने प्रवाह में कमी होती है, या तो ये सही है। ऑप्शन बी, जो रचनात्मक शिक्षार्थी होते हैं, जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, क्या अति सक्रिय या काम पूरा करने में धीमा होते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। क्रिएटिव चाइल्ड तो एकदम मस्त होते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं, क्रिएटिव माना नया काम कर सकते हैं, ये धीमा कैसे, ये तो गलत है। ऑप्शन सी इसमें है कि जो अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स जो होते हैं, उनमें हाई मोटिवेशन, ये लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इनमें ध्यान की ही तो प्रॉब्लम होती है, अटेंशन की ही तो प्रॉब्लम होती है, तो हालांकि ये भी गलत है हमारा। ऑप्शन डी, श्रवण बाधित शिक्षार्थी का जो दृश्य जानकारी को समझ नहीं सकते, ये दृश्य जानकारी को ही समझ सकते हैं, इसलिए हमारा बी सी डी तीनों सही नहीं है, क्योंकि रिलेट नहीं करता, मैच नहीं खाता, सही मिलान नहीं है। जो ऑप्शन ए है, ये देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि श्रवण दोष वाला बच्चा, अब देखते हैं जो चाइल्ड विद हियरिंग एम्पेयरमेंट है उससे रिलेटेड देखें हैं क्या चार ऑप्शन है। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए, एक नियमित स्कूल में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उपयुक्त सुविधा और संसाधन प्रदान किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई भी बच्चा कर सकता है। ऑप्शन बी, एक नियमित स्कूल में सहपाठियों के बराबर प्रदर्शन करने में कभी सक्षम नहीं होंगे। ये तो जहां पर कभी नहीं, केवल जैसा शब्द आ गया, आपको आंख मूंद करके पहले उसके क्रॉस का निशान लगा देना है, यदि हमारे सवाल में नहीं शब्द नहीं लगा तो। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो ये बी तो अपने आप गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, केवल श्रवण बाधितों के विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, न कि नियमित विद्यालय में। ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर वो सोशलाइजेशन, फिर वो मेन स्ट्रीमिंग, फिर इंक्लूजन, इसकी बात कहाँ से आएगी, जो हमारे समाज का मेन ध्येय है, जो मेन स्तंभ है। ऑप्शन डी, केवल, अब यहाँ देखिए केवल जैसे शब्द लग गया, इसको आप ना भी पढ़ेंगे तो काट देंगे तो चलेगा, पढ़ भी लेते हैं। केवल शैक्षणिक शिक्षा से लाभ नहीं होगा और इसके बजाय व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि उसको शैक्षणिक शिक्षा से भी बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो जहां पर केवल और बहुत सारी ऐसे शब्द लिखे हो, नहीं लिखा हो, तो उनको हमें समझना चाहिए। अपना एटीट्यूड, कभी भी जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों के अकॉर्डिंग आप थिंक करें। आप अपने अकॉर्डिंग मत थिंक करिए, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी बच्चों को टीच कैसे करेंगे, उनके बाल विकास को कैसे समझेंगे, उसके हिसाब से आप सोचिए। आप बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है NIOS। बहुत ही सरल है, लेकिन फिर भी आपको देखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ऐसे ही। जैसे कि DSSB में पिछली बार पूछा था SSA का फुल फॉर्म, सर्व शिक्षा अभियान, जो कि बहुत सिंपल था। तो ऐसे ही सिंपल भी पूछ लेता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो NIOS का देखते हैं, चार ऑप्शन हैं आपके सामने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ऑप्शन बी नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ ओपन स्कूलिंग, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्डिनरी स्कूलिंग, ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये किसके अनुसार है, 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अच्छा, एक बात और आप समझिए कि हम वो डेट क्यों मानते हैं जो पूरे देश में नहीं लागू होती। तो आप एक हमेशा ध्यान दीजिए, जो डेट गजट में पहली बार पास हो जाती है, निर्धारित हो जाती है, जब गजट रेडी हो जाता है, पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया जाता है, इफेक्शन तो बाद में देखा जाता है, तो वही डेट हमेशा मानी जाती है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए। ये आपके सामने चार ऑप्शंस रहे। ऑप्शन ए, घर पर अपने माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ आवश्यक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी, विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विशेष स्कूलों में। ऑप्शन सी, उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। ऑप्शन डी, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे। ये रहे आपके सामने जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर,
कि उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। बिल्कुल, क्योंकि समावेशी शिक्षा जितने भी अधिनियम आ रहे हैं, एक्ट आ रहे हैं, जो इनकी एक्सेसिबिलिटी है, इनका एक्सेस है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है, फुल पार्टिसिपेशन है, इन्हीं सब पर जोर देते हैं। क्योंकि अगर इन पे जोर नहीं दिया जाएगा तो फिर इनका जो मेन स्ट्रीमिंग है वो रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, या यूं कहें कि नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है कि एक समावेशी कक्षा में सहकारी शिक्षण और पीयर ट्यूटरिंग क्या है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस रहे। ऑप्शन ए, सक्रिय रूप से होना चाहिए हतोत्साहित। अरे हतोत्साहित सक्रिय रूप से करेंगे या होंगे तो कैसे काम चलेगा। ऑप्शन बी, कभी कभी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सहकारी शिक्षण और पीयर ट्यूटरिंग कभी कभी थोड़ी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है, और वो कभी कभी भी वाला गलत ही है। ऑप्शन डी, बढ़ावा दिया जाना चाहिए सक्रिय रूप से। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो डी सही है, बढ़ावा दिया जाना चाहिए सक्रिय रूप से, या यूँ कहें कि सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जो सहकारी शिक्षण और पीयर ट्यूटरिंग है ये बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है, खास करके समावेशी कक्षा में, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, और अगर विभिन्न प्रकार के बच्चे आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोगी होंगे तो शायद जो एक इन्वायरमेंट है वो बेहतर बनेगा और बच्चे सीखेंगे भी बहुत अच्छा। वैसे भी ज़्यादातर जो लर्निंग होती है वो टीचर के पढ़ाने से नहीं होती उतना ज़्यादा जितना डिस्कशन से होती है, क्योंकि बहुत सारे टीचर पढ़ाने के अलावा सिखाते हैं। तो लर्निंग इज़ द बेस्ट। लर्निंग का मतलब क्या होता है, टीचिंग नहीं होता है, उसको अगर डिस्कशन माध्यम से करते हैं दैट इज़ द बेस्ट। कभी कभी क्या है कि टीचिंग करते हैं तो हैं, शिक्षकों से स्टूडेंट्स डरते रहते हैं और ना ही वो सवाल करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बच्चों के अकॉर्डिंग पूछें, कि ऐसा माहौल होना चाहिए कि एक फैमिलियर टाइप का क्लासरूम में, एक लहजे में और एक उचित दूरी के साथ एक बेहतर शिक्षक और शिक्षार्थी का जो रिलेशन होता है उस दायरे में। ऐसा नहीं कि बच्चा आपसे डरे, और अगर डरेगा तो आप उसको क्रिएटिव या यूं कहें कि आप उसको बेहतर स्टूडेंट्स कभी नहीं बना सकते। इसलिए कभी भी सवाल करे तो उसको बेहतर बताना चाहिए, उसके साथ खुद एक अच्छे तरीके से सहकारी रूप प्रदान करना चाहिए, उनके साथ जो सहपाठी है उनको शामिल करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, बच्चे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है कि विविध शिक्षार्थियों को सुलभ प्रारूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, शिक्षण अभ्यासों की सार्वभौमिक संहिता। ऑप्शन बी, शिक्षण का सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण। ऑप्शन सी, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा नैतिक विचार। या फिर ऑप्शन डी, सीखने का सार्वभौमिक डिजाइन, जो भौतिक रूप से है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो विविध शिक्षार्थी हैं उनके सुलभ प्रारूपों में तो यूनिवर्सल डिजाइन क्या है कि उसमें काफ़ी हद तक बेहतर होता है कि वो सीख सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ये मानवतावादी दृष्टिकोण, नैतिक विचार, सार्वभौमिक संहिता, ये नहीं है। शिक्षण अभ्यासों की सार्वभौमिक संहिता नहीं है। जो सामग्री है वो तो एक प्रकार की डिज़ाइन है। आप किसी के लिए टीएलएम बनाते हैं तो एक प्रकार की डिज़ाइन है, ना कि सार्वभौमिक संहिता है। तो उनके सीखने से संबंधित है, उनके लिए वो भी टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्योंकि टीएलएम तो बाद में होता है। अगर उनके लिए चलने फिरने की एक्सेसिबिलिटी हो जाती है, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से एक्सेसिबिलिटी हो जाती है उनके लिए, तो शायद वो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है कि दिव्यांगजनों हेतु आधारभूत अधिनियम कब बना। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो लगेंगे कि पहला नहीं दूसरा सही है। चलिए देखते हैं कौन सा आधारभूत अधिनियम है।
और आधारभूत अधिनियम कहते किसे हैं और क्यों? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 1995 जिसे हम 1995 कहते हैं, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 2006। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। ए क्यों भैया? ए तो 1995 है और 1995 में क्या बना था? ये बना था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसे हम विकलांगजन अधिनियम कहते हैं। यही एक ऐसा अधिनियम था शुरुआत में जो कई सारी डिसेबिलिटी के साथ लेकर के एक बेहतर एक लिखित दस्तावेज था, और इसी में शिक्षा, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस, समान अवसर, पूर्ण भागीदारी, अधिकारों के संरक्षण की बात की गई। इसलिए इसको आधारभूत अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है या बेसिक एक्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। 2005 आप जानते हैं कि 2005 एनसीएफ, 1992 आप जानते हैं कि जो आरसीआई बना, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, 2000 जो 6 है और 6 आप जानते हैं कि जो नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड यूएनसीआरपीडी, ये इससे रिलेटेड हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 11 का ए 1995। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को फर्नीचर के नुकीले किनारों को रुई से ढकने और टच एंड फील नोटिस बोर्ड और किताबों का उपयोग करने के लिए कहती है। वह किस श्रेणी के विशेष शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रही है? चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन हैं। विजुअली इम्पेयर लर्नर्स, ऑप्शन बी हियरिंग इम्पेयरमेंट लर्नर्स, ऑप्शन सी लर्निंग इम्पेयर लर्नर्स, ऑप्शन डी सोशली डिसएडवांटेज लर्नर्स। यहाँ पर अर्नर्स लिख गया है लर्नर की जगह ऑप्शन डी में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। ऐसा क्यों? आप जानते हैं कि जो टच से संबंधित होता है, फील से संबंधित होता है और नुकीली चीज़ें होती हैं उनको ढकने से, रुई वगैरह, तो उनको क्या है टच करके पहचान जाते हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए वो विजुअली इम्पेयर्ड से रिलेटेड है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न जो आपके सामने है, वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। अगर आप भगा भगा के देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी आप छूट जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 कि सामान्य बुद्धि वाला बच्चा भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है। यह इंगित करता है कि बच्चा निम्नलिखित लक्षण दिखा रहा है। चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसग्राफिया, ऑप्शन सी डिसकैलकुलिया या फिर ऑप्शन डी डिसप्रैक्सिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। आप जानते हैं कि पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। और बी डिसग्राफिया है जो कि लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होती है। डिसकैलकुलिया ऑप्शन सी जो है गणितीय प्रॉब्लम होती है। एंड ऑप्शन डी डिस्प्रैक्सिया जो मूवमेंट प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने है कि एक सत्रीय कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को कम करना और इसे ध्यान के समय के साथ मेल खाना और इस समय को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना निम्नलिखित में से किस विकार से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? ध्यान दीजिए, सवाल आपके सामने कभी कभी इतने बड़े बड़े भी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इसलिए लिए गए ताकि इतने में से कोई भी एक आ जाएगा तो काफ़ी होगा और आप समझेंगे कि किस तरीके से हल करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर 1 साल का कोई क्रियाकलाप बनाते हैं, एक्टिविटी बनाते हैं, समय को बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय क्या करते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। इसे ध्यान के समय के साथ मेल खाना होता है। कम करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी चीज़ को समय बढ़ा दें तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर देखते हैं फिलहाल ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर, ऑप्शन बी डिस्फेजिया, ऑप्शन सी सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर या फिर ऑप्शन डी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी ADHD जिसे कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा को संभालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए
यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि अगर इसके साथ हम ध्यान को और समय को मेल नहीं एक्टिवेट करते हैं, नहीं वो मिलान करते हैं, नहीं उसके अनुसार करते हैं, तो बहुत नुकसान होता है। इनके लिए अलग से एक्टिविटी निर्धारित होती हैं। जो ऑटिज़म के स्पेशल एजुकेटर होते हैं, या यूँ कहें कि जो इसकी ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं, ये सारी चीज़ें, वो टेक्निक्स अच्छे तरीके से पता होती हैं और वो व्यक्त कर सकते हैं इस चीज़ को अच्छे से, ताकि वो किस तरीके से काबू पा सकें अपने आप में। इनको बहुत वैल्यूज़ उस तरीके के डेवलप तो नहीं किए जा सकते, या यूँ कहें कि बहुत हाई लेवल तक तो ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इनको व्यवहार में परिवर्तन करके बहुत सारे जीवन यापन की एक्टिविटीज़ को सिखाया जा सकता है। डेली रूटीन का, किसी से व्यवहार करने का, कम्युनिकेशन करने का एक्टिविटी सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है कि वह व्यक्ति जो जन्म से श्रवण बाधित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जन्म से श्रवण बाधित नहीं है लेकिन भाषा और वाणी के विकास से पहले सुनने की क्षमता खो देता है, यानी कि वाणी और भाषा का विकास नहीं हुआ है, उससे पहले खो देता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आप समझ गए होंगे। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जन्म से बधिर है, ऑप्शन बी पूर्वभाषी बधिर माना जाएगा, ऑप्शन सी पश्चभाषी यानी कि भाषा विकास के बाद हुआ है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पूर्वभाषी बधिर, यानी कि भाषा विकास से पूर्व बधिर हो गया है वो। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने है कि बड़ा दिखना लेकिन बच्चे की तरह व्यवहार करना, इसे क्या कहा जाता है। मतलब बहुत बड़े दिख रहे हैं, उम्र भी अधिक हो गई है, लेकिन आप व्यवहार कैसे करते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग। और आप जानते हैं कि बच्चों के अकॉर्डिंग कब व्यवहार करते हैं, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लोकोमोटर विकलांगता है आपको, ऑप्शन बी दृश्य हानि है, विजुअल इंपेयरमेंट, ऑप्शन सी सुनने की अक्षमता है, हियरिंग डिसेबिलिटी जिसे कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बौद्धिक अक्षमता है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि बौद्धिक अक्षमता है। इसलिए ऐसा हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप बड़े तो हैं, लेकिन क्या आपके बड़े के अनुसार, क्या उम्र के अनुसार, फिजिकल डेवलपमेंट के अनुसार, क्या आपका मेंटल डेवलपमेंट भी हुआ है? हम कैसे समझते हैं, समाज से कैसे बात करते हैं, किसी के सामने कैसे खड़े होना है, कैसे बात करना है, ये हमारे मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होता है। क्यों? हमारी ये प्रीवियस एक्सपीरियंस से होता है कि हमें किसी के सामने जाना है तो कैसे खड़े होना है, लेकिन इनका मेंटल प्रोसेस धीमा होता है, बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऐसी समस्या देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने है कि इसमें कौन सा दिवस गलत है। ध्यान दीजिए, इसमें से 4 दिवस ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये रहे, और इनमें से एक गलत है। पहला है ऑप्शन ए वर्ल्ड हियरिंग डे 5 अगस्त। अगर ये सही है तो मिलान भी सही होगा, लेकिन इसमें से एक गलत है। ऑप्शन बी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल। ऑप्शन सी इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन 3 दिसंबर। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए वर्ल्ड हियरिंग डे 5 अगस्त को नहीं मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने एक ऐसे दिवस और डिसेबिलिटी या नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड जो दिवस है दिव्यांगता से संबंधित 15 क्वेश्चंस की एक सीरीज बनाई है। शायद वो 20वीं सीरीज है या 26वीं, ऐसे कुछ है। आप उसे ज़रूर देखिए, उसमें आपको सारे दिवस मिल जाएंगे, और अगर आप उसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एग्जाम में फंस जाए। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है वो, अगर आप उसे सर्च करिए। इसीलिए कोई भी सीरीज स्किप मत करिए, सभी सीरीज को देखेंगे तो आपके बहुत से क्वेश्चंस हल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन के ही कंटेंट मिलते हैं और मिलते रहेंगे। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने 18वां प्रश्न कि एक ऐसी दिव्यांगता जिसके अंतर्गत व्यक्ति बच्चे को श्रवण एवं दृष्टि में समस्या होती है। अब आप जानते हैं, ये तो समझ गए होंगे आप। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्वलीनता, ऑप्शन बी दृश्य हानि यानी ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी श्रवणबाधिता, ऑप्शन डी बधिरांधता। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी बधिरांधता, यानी कि डेफ ब्लाइंडनेस, यानी कि डेफ भी है और ब्लाइंडनेस भी है, यानी कि श्रवण में भी दिक्कत है, दृष्टि में भी दिक्कत है, इसलिए ऐसा है। इसी से जुड़ा फिर से एक सवाल है कि बधिरांधता किस प्रकार की दिव्यांगता है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस।
ऑप्शन ए मोरल डिसेबिलिटी, नैतिक अक्षमता, ऐसी कोई अक्षमता नहीं होती है और ना ही गवर्नमेंट ने माना है कि ऐसी नैतिक अक्षमता कोई होती है, यह भी आप ध्यान रखें। ऑप्शन बी शारीरिक विकलांगता, जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। ऑप्शन सी सेंसरी डिसेबिलिटी है, संवेदी या इंद्रिय जनित। या ऑप्शन डी साइकोलॉजिकली डिसेबल्ड, यानी कि मानसिक रूप से अक्षम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी सेंसरी डिसेबिलिटी। क्यों सही है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, 5 सेंसेस होते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यानी कि ईयर, नोज, आई, टंग एंड स्किन। अब इनमें से क्योंकि हमारा जो 1-2 इंद्रियां शामिल हैं, एक तो सुनने में, एक देखने में, आंख और कान, ईयर और आई। तो अब आप सोचिए, जब ये इंद्रियां आती हैं इसलिए इनको इंद्रिय जनित अक्षमता कह दिया जाता है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, ये भी आप जरूर जानकारी रखिए। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी इसी से रिलेटेड सवाल है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कितने सवाल बन सकते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कला स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले पहले बधिर अंधे व्यक्ति कौन थे? ध्यान दीजिए, देख लीजिए। जो डेफ ब्लाइंड व्यक्ति थे, डेफ ब्लाइंड पर्सन थे, वो कौन थे? यहाँ तक कि जो उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। लॉरेन बर्ट, ऑप्शन बी हेलन केलर, ऑप्शन सी विलियम ऑसलर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो ये रहे आपके सामने जो 4 ऑप्शंस के बाद इनमें ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन बी हेलन केलर। ये रहे आपके सामने। ये देखिए, इनका इमेज भी है, इनका देखिए थॉट भी है कि आई एम ओनली वन, मैं अकेली तो हूँ बट स्टिल आई एम वन, कम से कम हूँ तो। आई कैन नॉट डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ तो नहीं कर सकती बट कुछ तो कर सकती हूँ। आई कैन डू समथिंग, बिल्कुल। आई विल नॉट रिफ्यूज, अपने आप को अलग नहीं कर सकती, रिफ्यूज नहीं कर सकती। टू डू समथिंग, आई कैन डू, अगर कुछ कर सकती है तो बिल्कुल। लेकिन हमारा समाज क्या है, इन लोगों को बोझ समझता है। स्टीफन हॉकिंग, वो भी दिव्यांग थे लेकिन कितने बड़े नंबर 1 के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। तो हमारा समाज ऐसे ही है। आप हमेशा दिव्यांग बच्चों को मोटिवेट करें, जागरूक करें, उनको बताएं कि आपके पास जो समस्या है इससे भी बुरी स्थिति में लोग आगे निकल करके गए हैं। आप भी मेहनत करिए, आपके अंदर बहुत जुनून है, उन्हें जितना ज़्यादा पॉजिटिव आप समझा सकें। तो एज ए स्पेशल एजुकेटर आपकी भी जिम्मेदारी है, ये आपको सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, बताया जाता है। और ये आपको एग्ज़ाम में भी आता है कई बार, ऐसे प्रश्न जो थ्योरेटिकली होता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी हेलन केलर। क्वेश्चन नंबर 21, फिर से यहीं से एक सवाल है। देखिए कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं, आप ये ज़रूर देखिए। वीडियो को स्किप कर देते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं फिर भी वो देखते रहते हैं। तो गुजारिश है कि वो भी सब्सक्राइब करें और देखें, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करें। ये भी आपका देखिए उससे रिलेटेड है लेकिन दूसरे तरीके का है। 1904 में बधिर अंध अमेरिकी लेखक हेलन केलर ने, अब यहाँ पर एक देखो एक आंसर आपको यहीं मिल गया। तो कब 1904 में बधिर अंध कौन था? अमेरिकी लेखक हेलन केलर। कहाँ की थी? अमेरिका की। 19 महीने की उम्र में किस बीमारी से अपनी दृष्टि और श्रवण दोनों खो दी, यानी कि डेफ ब्लाइंड हो गई। परंतु ये पूर्णतः साबित नहीं हुआ। हालांकि ये पूरी तरीके से ये नहीं रहा कि यही कारण है, लेकिन होता क्या है ना कि जैसे आज हम किसी चीज़ को कह देते हैं और बाद में वो ये हो जाता है कि ऐसा नहीं था। फिलहाल देखते हैं कि वो ऐसा था क्या, कौन सी समस्या थी। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी रक्त की कमी यानी कि ब्लड लॉस था, ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस जिसे हम मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर के कारण ऐसा माना गया था। 22 यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न 22 जो आपके सामने है कि इनमें से कौन सा डेफ पार्शली विजुअली इंपेयर्ड के लिए शिक्षण उपयुक्त सामग्री नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं शब्द लगा है और यहाँ पर पार्शली विजुअली इंपेयर्ड है और यहाँ पर डेफ भी है। ध्यान दीजिएगा। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए लार्ज प्रिंट / ब्रेल मटेरियल और टैप्ड टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पर
टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि डेफ बच्चा ना तो ब्रेल समझ पाता है और ना ही वो तो ये चीज़ें पूरी तरीके से इसलिए नहीं हो पाएंगी क्योंकि वो पार्शली डेफ भी है। और टेक्स्ट बुक अगर वो लार्ज मटेरियल नहीं है, अगर लार्ज मटेरियल है, लार्ज प्रिंट है, तब तो ठीक है, लेकिन इसमें और टाइप टेक्स्ट बुक है, इसलिए ये सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सवाल है ऑप्शन, इसलिए ये सही नहीं है क्योंकि हमारा जो सवाल है नहीं में है, और आप जानते हैं कि जो ऑप्शन ए है वो सही है। ऑप्शन बी क्या है? रीडिंग मशीन। ऑप्शन सी क्या है? ऑडियो मटेरियल एंड रिकॉर्डिंग्स। ऑप्शन डी हियरिंग एड एंड विद ब्रेल मटेरियल्स। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑडियो मटेरियल्स एंड रिकॉर्डिंग्स। ये बिल्कुल सही नहीं है। सामग्री क्यों नहीं है? क्योंकि डेफ बच्चा है, वो सुनेगा कैसे? अब वो पूरा डेफ है, पार्सली वो भी है, तो अगर पूरा डेफ है तो कोई मतलब ही नहीं है उसके लिए रिकॉर्डिंग क्या है, कितना भी सुंदर आवाज़ हो, है ना। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके सामने है कि संचार और भाषा के अलावा कौन सी समस्या बधिरांध वाले बच्चों के जीवन को प्रभावित करती है? संचार और भाषा के अलावा कौन सी समस्या बधिरांध वाले बच्चों के जीवन को प्रभावित करती है? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए मूवमेंट एंड मोटर स्किल, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी कॉग्निशन को भी प्रभावित करती है। ऑप्शन सी इमोशंस एंड सोशल इंटरेक्शन, जो यानी कि हमारा जो संवेग और जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है उसको भी प्रभावित करती है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपयुक्त सभी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके सामने है कि एक बच्चा जो सुनने में अक्षम है और ठीक तरह से देख भी नहीं पाता, आप उसे अंग्रेजी के अक्षर किसके माध्यम से सिखाएंगे? सुनने में भी अक्षम है, देख भी नहीं पाता, तो ये किस में आ गया? डेफ ब्लाइंड में आ गया। सीधी सी बात है, किस माध्यम से सिखाएंगे? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए हथेली पर शब्दों का आकार बनाकर। ऑप्शन बी स्पर्शीय सांकेतिक भाषा से। ऑप्शन सी स्पर्शीय उंगली वर्तनी से। ऑप्शन डी ऑल। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी ऑल, यानी कि सभी तरीके से। वैसे इसका एक मेथड होता है, लेकिन यहाँ पर मेथड का नाम नहीं ले रहा, वो जस्ट आपको अगले क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हम सिखा सकते हैं। ये आपके सामने इमेज भी है। क्वेश्चन नंबर 25, ये रही टैडोमा विधि। यही वो टैडोमा विधि है जो हम डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए यूज करते हैं सिखाने में। और टैडोमा विधि को और किस नाम से जाना जाता है जो बधिरांध बच्चों से जुड़े बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी होती है? ये भी एक आपके लिए सवाल है, आ सकता है कि और किस नाम से भी जानते हैं इसको। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्रेल, यानी कि जो ब्रेल लिपि होती है। ऑप्शन बी टेक्टाइल राइटिंग, यानी कि जो स्पर्शीय लेखन होता है। ऑप्शन सी टेक्टाइल लिप रीडिंग, यानी कि जो स्पर्शीय होस्ट पठन होता है। या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी टेक्टाइल लिप रीडिंग, यानी कि स्पर्शीय होस्ट पठन के नाम से भी जाना जाता है टैडोमा पद्धति को। ये देखिए आपके सामने दो इमेज दिख रही हैं, किस तरीके से टच करके पढ़ाया जाता है। इसके लिए भी जो मल्टीपल डिसेबिलिटी से डिप्लोमा होता है एमडी से, और यह आपको कई जगह मिल जाएगा। खास करके जो निपमेड चेन्नई है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो 2005 में नेशनल इंस्टीट्यूट बना था, वो चेन्नई में है। वो इसको रन करता है और एग्ज़ाम भी वही लेता है। अगर कहीं भी किसी सेंटर में ये कोर्स चल रहा है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे बच्चों को कि किस तरीके से पढ़ा सकते हैं आप। इस पद्धति की ट्रेनिंग देने के लिए भी लोग एक्सपर्ट हैं। तो ये रहे आज के हमारे 25 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, और क्योंकि ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डेफ ब्लाइंड से कितने अजब अजब प्रश्न बने। ऐसे प्रश्न जो कई तरीके से बन सकते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और बहुत जल्द आपको उस तरीके की वीडियोज़ भी थ्योरी रिलेटेड बनेंगी। मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आ रही हैं, तो जल्दी वो भी मिलेंगी। फ़िलहाल आपके लिए जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आप इन्हें प्राप्त करें। बहुत जल्द आपको स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री, स्पेशल एजुकेशन और उससे रिलेटेड आपको जल्द ही आपको एक नई वीडियोज़ मिलेगी जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो आज के लिए इतना ही।
दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।